हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस और स्टैटिक जीके की एक मास्टर क्लास को लेकर के आ गए हैं। इस क्लास में दोस्तों, चाहे वो भारत का सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो विश्व का सामान्य ज्ञान हो, या फिर हिस्ट्री का सामान्य ज्ञान हो, चाहे भूगोल का सामान्य ज्ञान हो, चाहे इतिहास का सामान्य ज्ञान हो, या फिर पॉलिटी का हो, या फिर पर्यावरण संबंधी सामान्य ज्ञान हो, सभी बातों को जो है एक मिलाकर के एक बड़ी क्लास बनाई हुई है मैंने। जो किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान अथवा स्टैटिक जीके, इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के विषय होते हैं उन सभी को जो है उन चीजों को शामिल किया गया है जहां से प्रश्न बनने की प्रबलतम संभावना रहती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, वो अब्दुल कलाम जी की लाइन है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको भी सोने नहीं दे रहे हैं तो ये क्लास परीक्षा के पहले कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा, परीक्षा के पहले जो ये क्लास कर लेंगे तो परीक्षा के बाद आपका जो है दिन होगा ना, तो उसको जो है खुशी का दिन होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं समय को जाया ना करते हुए। अगर आपको क्लास पसंद आए, पूरी क्लास देखने के बाद में यदि अभी पसंद आ जाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन गुणवत्ता का डिसीजन जो है दोस्तों देखने के बाद ही आप कर पाएंगे। इसलिए मैं बाद में ही कहूँगा कि आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो है दोस्तों हमारी भी मेहनत के लिए एक सकारात्मक परिणाम मिल सके और आगे जो है मैं इसी प्रकार की मास्टर क्लास बना सकूं। क्योंकि आपका यदि सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है कि ठीक है भाई, मेहनत सफल है। यद्यपि अगर बहुत कम लोगों के पास में पहुंची और नहीं सपोर्ट मिला, कोई अनर्गल कमेंट आता है, तो ऐसे में काफ़ी जो है नकारात्मक मानसिकता हो जाती है और अगली बार से दोस्तों ऐसे मेहनत करने का कम मन चलता है। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। मुझे पता है ये कुछ लोग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन वास्तविकता को देखने वाले भी कुछ लोग होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो आज की क्लास है। दोस्तों बता दूं, ये क्लास जो है लगभग 1.5 घंटे की जाएगी, 1.5 से 2 घंटे की हो सकती है। एक मास्टर क्लास है, सभी चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको। संपूर्ण विश्व और संपूर्ण भारत का सामान्य ज्ञान। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला है हमारे पास में, जैसे जिस चीज के जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने इस प्रकार से टॉपिक उठाए हुए हैं और इसका डिटेल में जो है यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा, समझाते हुए लिखूंगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पर्वतमाला को लेकर के एक पूछा जाता है फ्रेंड से कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। एक पूछा जाता है प्रश्न कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। दोस्तों ये दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। पेन पतला है, मुझे लगता है थोड़ा और मोटा करना चाहिए। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला आपकी क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और ये कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वेनेजुएला से लेकर चिली तक दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड में जो विस्तृत है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और ये कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? चलिए देखते हैं अगला। अगर दोस्तों इतना समय लूंगा तब भी जो है बहुत सारे टॉपिक हैं। पर्वत चोटी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे पूछे, एक पूछे कि विश्व में पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और फिर पूछे आपसे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स अगर विश्व में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? यह है नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे दोस्तों सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड्स है 88-48 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। एक चीज से मैंने कई चीजें यहाँ पर बताई। भारत में अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। और ये दोस्तों जो गॉडविन ऑस्टिन है 86-11 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 86-11 मीटर। लेकिन ये स्थित कहाँ पर है? पीओके में स्थित है। शायद आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी, जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। तो यदि पूछे आपसे कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो आपका जवाब अलग हो जाएगा। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका जवाब इस समय पर क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन। इसी को गॉडविन ऑस्टिन को दोस्तों K2 भी कह दिया जाता है और यह आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी पर? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर आपने जियोग्राफी की मेरी क्लासें देखी हुई तो ये सब बहुत अच्छे से परिचित हुई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है पठार को लेकर के दोस्तों क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो यहां से पूछा जाता है सबसे ऊंचा। क्या पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे भाई मिलता है तो क्यों नहीं बार बार इतने जहाँ पे सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपसे पूछा जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि विश्व में, ऐसा पूछे कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? पमीर का पठार जो है दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। अगर यही बात आपसे कहां पर पूछे, भारत में पूछे तो आप क्या बताएंगे कि लद्दाख का जो पठार है, कौन सा पठार? लद्दाख का पठार भारत में सबसे ऊंचा पठार है। इस लद्दाख के पठार को दोस्तों मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत का भी कहा जाता है, या क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और एक दोस्तों मैदान को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः मैं बात करूं दोस्तों मैदान के लेकर के जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है घास के मैदान पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं आपसे? घास भूमियां पूछी जाती हैं। कौन सी घास भूमि कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाता है। प्रत्येक महाद्वीप में है कुछ। तो अगर आपसे पूछे एक घास भूमि है भाई प्रेरीज, कौन सी है? प्रेरीज है। प्रेरीज की बात करें दोस्तों, एक घास भूमि जो है लानोस है, लानोस। और एक घास भूमि है पंपास, पंपास। एक घास भूमि है बेल्ड। एक घास भूमि है सवाना। एक घास भूमि है डाउन्स और एक घास भूमि है दोस्तों कैंटरबरी, कैंटरबरी। तो ये जो है दोस्तों आपसे पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? इनकी स्थिति बता दीजिएगा। तो अगर प्रेरीज घास की भूमि पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ये उत्तर अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? उत्तर अमेरिका में पड़ती है। आपसे लानोस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वेनेजुएला में पड़ती है। वेनेजुएला देश में दक्षिण अमेरिका में आता है। पंपास आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अर्जेंटीना में पड़ती है। बेल्ट पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। सवाना पूछे तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, कई देश आते हैं इसमें। डाउन्स पूछे, डाउन्स घास भूमि दोस्तों ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। और कैंटरबरी पूछे आपसे
ये आपकी कहाँ पर पड़ती है, न्यूजीलैंड में पड़ती है, न्यूजीलैंड में पड़ती है। तो क्या आपको ये घास भूमि पता चली? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई। अगली बात करते हैं जो दोस्तों मरुस्थल को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में कौन है सबसे बड़ा मरुस्थल, और आपसे पूछे कि भारत में कौन है, तो आपको विश्व में दोस्तों बताना है सहारा का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो कि कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। और भारत में पूछे तो आपको क्या बताना है, थार का मरुस्थल बताना है, जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र और कुछ पाकिस्तान में भी स्थित है। आपसे पूछे विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, शुष्कतम स्थान, तो इस समय पर आप क्या जवाब देंगे, अकीरा। क्या जवाब देंगे, अकीरा। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चिली के मरुस्थल में स्थित है, चिली देश में स्थित है। चलिए, आपको क्या इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है नदियों को लेकर के दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। नदियों में तो एक पूछा जाता है दोस्तों, एक तो पूछ जाती है विश्व की, मैं बात कर देता हूं यहाँ पर जो विश्व में पूछा जाता है, और एक प्रश्न जो है स्ट्रैटेजी के संदर्भ में भारत से भी पूछा जाता है। अगर पूछे विश्व में सबसे लंबाई के मामले में और जल ग्रहण के मामले में, जल ग्रहण के मामले में, तो लंबाई के मामले में कौन सा स्थान आ जाएगा दोस्तों, नील नदी आएगी। कौन सी आएगी, नील नदी सबसे लंबी नदी है। और जल ग्रहण के मामले में जो है दोस्तों अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसी प्रकार भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। और जल ग्रहण के मामले में कौन सी हो जाएगी, आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और पूछे आपसे कि दक्षिण भारत में कौन सी होगी, तो जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। चलिए, इतनी चीजें आपको पता चली, आई होप। आगे बात करते हैं जो नहर को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो नहर को दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर के मामले में एक तो क्या होगा दोस्तों, भारत होगा, कोई ना कोई भारत में नहीं सबसे लंबी नहर होगी। और जो एक है विश्व में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत में अगर आपसे पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा नहर। क्या बताएंगे, इंदिरा नहर। और विश्व में पूछे तो आप क्या बताएंगे, स्वेज नहर। और स्वेज नहर दोस्तों दो स्थानों को जोड़ती है, किसको किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए, आपको इतनी बात समझ में आई। आपसे एक प्रश्न और जो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो ये अब देखिएगा ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा स्टैटिक जीके का उपनाम इसका फिनलैंड या थाईलैंड ऐसा कोई होगा, तो देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं। झीलों को लेकर एक दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे यदि पूछा जाए एक है मीठे पानी की झील को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, मीठे पानी की, और एक खारे पानी की। एक पूछा जाता है गहरी झील को लेकर के, एक पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, एक पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और कहाँ पर स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। आपसे पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये एशिया प्लस यूरोप की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। लेकिन आपसे पूछा जाए ऑल ओवर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब भी दोस्तों क्या होगा, कैस्पियन सागर ही होगा। सबसे बड़ी झील है विश्व की,
लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए मीठे पानी की कौन सी है तब अलग हो जाएगा। अगर पूछे नॉर्मल से कि सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर। अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तब भी कैस्पियन सागर। सबसे पूछे आपसे गहरी झील कौन सी है तो आपके बताएंगे बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी रूस में स्थित है। पूछे विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है तो टांगनिका झील दोस्तों, टांगनिका झील जो है सबसे लंबी झील है और ये कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, टीटीकाका। टीटीकाका झील जो ये आपकी एंडीज पर्वत पर स्थित है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। आपसे पूछे एक बात और कि सबसे खारी झील कौन सी है, सबसे खारी झील, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे कि जो वॉन झील है आपकी सबसे खारी झील है। कहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है। यही बात भारत में पूछे, अगर भारत में कहे कि सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में, तो आप क्या बताएंगे, मीठे पानी में बुलर झील। बुलर झील दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और नॉर्मल भी सबसे बड़ी झील ही है। आपसे पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपके बताएंगे कि सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है, ये सबसे खारे पानी की बड़ी झील है। कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। अगर वही आपसे पूछे लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। लैगून झील जो है केरल में स्थित है। चिल्का झील जो है, एकमात्र और प्रश्न पूछा जाता है कि तैरती हुई झील किसे कहा जाता है, तो जो लोकटक झील है, लोकटक झील, और ये कहाँ पर स्थित है, पूर्वी भारत में मणिपुर राज्य में स्थित है। क्योंकि ये एक जो है तैरती हुई, इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहते हैं। और लोकटक झील जो है दोस्तों इसी में स्थित है, वो कौन, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर जो है आपका वो सिंहाई हिरण पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है द्वीप को लेकर के आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व में, पूरे सबसे बड़ा द्वीप। तो अगर अटलांटिक महासागर में जो उत्तर की ओर देखेंगे इसका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर जो है आइसलैंड देश का अधिकार है। यह पूरा का पूरा वर्ष भर जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है और यह एक अनउपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार की। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, आप इस समय पर क्या बताएंगे उत्तर, कि जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर देश भी है और ये द्वीप भी है। मेडागास्कर द्वीप एक देश भी है। तो ये जो है द्वीप को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर एक और थोड़ा सा आपसे पूछा जाए माजुली द्वीप, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए माजुली द्वीप, तो ये कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। और यह जो है इसके बारे में क्या खास बात है कि यह विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। चलिए आगे बात करते हैं। महाद्वीप को लेकर के जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो महाद्वीप से लेकर के भी खूब जो है स्टैटिक जीके के बारे में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन से। तो आपसे पूछे यदि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा महाद्वीप की दोस्तों बात करेंगे तो चाहे वो जनसंख्या में हो चाहे क्षेत्रफल में हो, दोनों ही स्थितियों में एशिया महाद्वीप क्या आता है, पहला स्थान आता है। और अगर छोटे की बात करेंगे तो छोटा महाद्वीप दोस्तों इसमें स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का। किसका आता है,
ऑस्ट्रेलिया का। यदि अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए, यदि अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि वहां पर तो कोई जनसंख्या ही नहीं रहती है, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग करके बात कर रहा हूँ 6 महाद्वीपों में। बाकी क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप का घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप का जो घनत्व जो है क्या है, सर्वाधिक है। और निर्जन महाद्वीप किसे कहा जाता है? शायद ऐसा प्रश्न आ जाए, निर्जन महाद्वीप, या फिर विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित, या फिर पूछ ले आपसे श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो इस समय आपका जवाब क्या होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है आपका जवाब। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली है, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों विश्व में पूछा जाए सबसे बड़ी खाड़ी, खाड़ी क्या होती है दोस्तों? जैसे कोई क्षेत्र है भाई, यहाँ पर देख मैं समझा देता हूँ, भारत से ही समझा देता हूँ। ये आपने देखा होगा दक्षिण भारत का मैं नक्शा बनाया हुआ, तो यहाँ पर एक खाड़ी बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों खाड़ी वह क्षेत्र होता है जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। देखो यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, और यहाँ भी स्थल है, केवल यहाँ पर क्या है? जल है। जो वह क्षेत्र जो तीन ओर से क्या हो? स्थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। और वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीप आप देखते हैं, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ था। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो फ्रेंड्स मैक्सिको की खाड़ी जो है, मैक्सिको की खाड़ी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर इस प्रकार से देखेंगे, मैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप का थोड़ा सा अगर नक्शा बनाऊं, तो आपको ये चीजें जो पता चल जाएंगी। ऐसा मान लीजिए भाई उत्तर अमेरिका, तो ये वाली जो खाड़ी यहाँ पर बनती है, ये इस खाड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। ये जो देश है आपका, ये कौन सा देश है? मैक्सिको देश है। और यहाँ पर जो सागर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कैरेबियन सागर कहते हैं, कैरेबियन सागर कहते हैं। आप यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर एक देश स्थित है कैरेबियन सागर में, इसका नाम है क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी क्या? कमेंट में जरूर बताइएगा जी पता हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है। दोस्तों जल संधि वह होती है जो दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। और सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। यह जो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड प्लस कनाडा के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा तो आप जानते ही होंगे, और आपसे जिसे बड़े के मामले में कहें तो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटे की बात करें कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। यदि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक तरफ तो है बहुत सारे ढूंढने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा, पढ़ाने में जो विशेष बात नहीं है, मैं क्योंकि चीजें मुझे जो है बहुत पहले से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे चीजें पता है, याद है, इसलिए ढूंढने में चीजें जो है बहुत समय लगा। भाई क्या क्या पहले इतिहास, भूगोल, फिर राजनीति, सभी चीज, सभी क्वेश्चन शामिल है इसमें, चाहे वो किसी भी विषय का हो। कंप्लीट स्टैटिक जीके है। अभी आप पूरी देखेंगे, तो अगर आपको थोड़ा सा मेहनत समझ में आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक लाइन कमेंट में जरूर बताना कि भाई साहब थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ है। सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए दोस्तों आपसे कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि रैफ्लेसिया जो है दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प है, रैफ्लेसिया। और अगर आप मेरी एनटीपीसी की बायोलॉजी क्लास देते हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन बताइएगा कि फूलों को रंग प्रदान करने में किस प्रकार के दोस्तों लवक की
भूमिका होती है। लवक 3 प्रकार के मैंने पढ़ाए थे, कौन सा लवक है जो फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, महासागर को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपसे पूछा जाए सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा पूछा जाए तो वो भी आपका प्रशांत महासागर ही है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, छोटे महासागर में दोस्तों आप बताएंगे दक्षिणी महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है, दक्षिणी महासागर। और महासागरों की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बात करते हैं सबसे बड़ा सागर की। दोस्तों बात करें तो सागर दोस्तों ये सबसे बड़ा सागर जो है आपका दक्षिण चीन सागर, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। जापान की साइड, जापान की साइड पूर्वी पश्चिमी साइड देखेंगे तो आपको ये सागर दिख जाएगा। कुछ और सागर हैं जैसे कि भाई कैस्पियन सागर है, अंडमान सागर है, निकोबार सागर, वैसे बहुत से सागर है भाई, टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। सबसे ऊंचा आपका ज्वालामुखी पूछा जाए, ओह लगता है भाई क्लास पॉज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लाइट चली गई तो लाइट का इंतजार करना होगा, नहीं फिर लैपटॉप बंद हो जाएगा। हेलो, चलिए अब ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी को लेकर के जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे। आई होप यहाँ पर प्रश्न शामिल होंगे, यदि नहीं होंगे तो मैं सभी लिखवा दूंगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। इस प्रकार से एक देश स्थित है, महाद्वीप है वो, मैप थोड़ा सा रहने दीजिए जैसा भी बने। इस प्रकार से ऐसा महाद्वीप है और यहाँ पर एक देश स्थित है, इस देश का नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर, और इसी इक्वेडोर में आपका यहाँ पर ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर का आपसे पूछा जाए प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। दोस्तों यह एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। क्या नाम है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। और यह दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि लगातार आग निकलती रहती है। आग का मतलब है दोस्तों ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह निकलता रहता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होता रहता है, लाल कलर का प्रकाश होता रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि यह भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो दोस्तों आपका ये क्या है, महाद्वीप है, ये ऐसा एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर एक क्या स्थित है, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से पर जिसे क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और यह जो है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों ग्रहों को लेकर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपसे पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपसे पूछे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कई प्रकार के, जैसे
यहाँ पर देखेंगे ये दोस्तों क्या है आपका, ये मान लीजिए यूं सूर्य है, थोड़ा समझ लो, मुझे लगता है अच्छे से बना देना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए मैं बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये क्या है आपका, सूर्य है, इसे नहीं ले रहा है, ये सूर्य है, और सूर्य के बाद ये दोस्तों आपका बुध है। बुध के बाद में आपका चमकीला ग्रह जो होगा ये शुक्र है, बुध शुक्र, देन इसके बाद आपका ये पृथ्वी है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आपका है मंगल, चलिए हमने जो बात की थी ग्रहों की बात की थी, और ग्रहों में देखा था अभी थोड़ा सा जो है टेक्निकल इश्यू हुआ। ये ग्रह देखा हमने सूर्य है, ये देखा बुध है, ये देखा बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद जो ये ग्रह देख पा रहे हैं यह आपका क्या है, मंगल है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, देन इसके बाद में क्या आएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद जो है आपका शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और यम जो है आपका बाहर हो गया है सौरमंडल से, और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या है, सौरमंडल है। चलिए अब एक एक के नाम भी लिख देता हूँ। आपसे पूछा जाए ये क्या है, आपका सूर्य है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये जो आपका शुक्र ग्रह है, ये शुक्र है। ये जो है पृथ्वी है, ये आपका क्या है, मंगल है। ये आपका बृहस्पति है, ये आपका क्या है, शनि है, और ये आपका क्या है, अरुण है, ये आपका क्या है, वरुण है। तो ये आपके ग्रह हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न कई प्रकार के बनते हैं, तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाइएगा। आपसे पूछे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि जो बुध ग्रह है सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। छोटा की बात की जाए तो बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है। आपसे पूछा जाए शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, इसे शाम का तारा और मतलब भोर का तारा भी कहते हैं। आपसे पूछे नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह है, तो नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। आपसे पूछे लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के नजदीक दो ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र और मंगल हो जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। आपसे पूछे सबसे दूरी जो ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूरी ग्रह कौन सा है, सौरमंडल। दोस्तों यहाँ तक है आपका क्या, सौरमंडल देखने को मिल जाता है, इसके बाहर जो है सौरमंडल बाहर हो जाता है। तो सौरमंडल में अगर पूछा जाए सबसे सूर्य से दूरी पर ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, इस समय पर जो है वरुण ग्रह है, जो क्या हो जाएगा, सबसे दूरी ग्रह हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न पूछ ले आपसे बनना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। दोस्तों तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक होती है प्राथमिक चट्टान, एक होती है प्राथमिक चट्टान, एक होती है द्वितीयक, और एक होती है तृतीयक चट्टान। यही दोस्तों तीन चट्टानें हैं। इनके दोस्तों नाम थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे। प्राथमिक चट्टान दोस्तों आग्नेय चट्टान के रूप में जानी जाती है, आग्नेय ज्वालामुखी से निकलती है। द्वितीयक चट्टान जो है आपकी ये अवसादी चट्टान के रूप में जानी जाती है, अवसादी चट्टान के रूप में। और यह चट्टान जो है दोस्तों तीसरी कायांतरित चट्टान अथवा रूपांतरित चट्टान के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले पृथ्वी में जो प्राचीनतम चट्टानें थी वो कौन थी, आग्नेय चट्टानें थी। आग्नेय चट्टानों का अपरदन हुआ, फिर क्या बनी, अवसादी चट्टानें, और फिर आपसे ये क्या बनी, यहाँ की कायांतरित चट्टानें। जो धारवाड़ क्रम की आपने चट्टानें सुनी होगी, धारवाड़ चट्टानें, ये कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं दोस्तों, और यह है
खनिजों के लिए जानी जाती हैं। कौन सी खनिजों के लिए? खास तौर से धात्विक खनिज के लिए, जो धातु वाले खनिज होते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि प्रकार के खनिज। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा जाता है, नदियों तथा शहर को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों किस शहर के किनारे कौन सी नदी स्थित है। ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। आपसे पूछे, जैसे कुछ शहर हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक शहर आपसे बार बार पूछा जाता है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तब भी आप बता देंगे। फिर पूछे आपसे जो पेरिस शहर है फ्रांस की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। फिर आपसे पूछे जो इटली की राजधानी है जिसका नाम है रोम, किस शहर के किनारे स्थित है। फिर आपसे पूछे जो अमेरिका की राजधानी है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, तो आप इससे बता देंगे। तो ये चार जो शहर है आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आपको इनके क्या बताने हैं, किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन शहर जो है दोस्तों आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर जो आपका क्या है, सीन नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर जो है आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे थे। वाशिंगटन शहर जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोस्तों शहर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। और एक शहर जो और कभी आपसे पूछा जाए, चलिए खैर बात करेंगे, अभी आगे आएगा। भारत में नदियों के किनारे स्थित शहर। भारत में दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। फिर आपसे शायद पूछा जाए हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। आपसे पूछे कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछे जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर शहर। फिर आपसे पूछे कन्नौज शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो आपसे लखनऊ पूछे तो दोस्तों ये आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। कटक शहर जो है आपका महानदी के किनारे स्थित है, उड़ीसा में पड़ता है। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और कन्नौज शहर जो है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा शोर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजधानी आपसे पूछा जाता है, जैसे विश्व की कुछ राजधानियां हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों जो लापाज है, क्या लापाज, और ये लापाज किस देश की राजधानी है, बोलीविया देश की राजधानी है, बोलीविया देश की राजधानी है। सबसे पूछे आपकी जो पूर्वी राजधानी कौन सी है, ऐसा प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है। तो वेलिंगटन जो है दोस्तों सबसे ये क्या है, पूर्वी राजधानी है। और ये किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपसे, भाई साहब क्या लिख दिया है, बांध, बांधों से लेकर प्रश्न पूछ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। आपके देखिएगा बांध। तो भारत में जो बांधों को लेकर के अगर दोस्तों बात करें, आपसे पूछे कि भारत में जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा, भारत में बात की जा रही है दोस्तों, विश्व में मत पहुंच जाइएगा। भारत में सबसे बड़ा बांध पूछे आपसे। फिर पूछे सबसे लंबा बांध कौन सा है। फिर पूछे आपसे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। और एक पूछे नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इस प्रकार से आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, तो भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा बांध है। सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, हीराकुंड बांध जो है आपका सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, पंजाब पर स्थित है। सबसे ऊंचा बांध की बात करें दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। और कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर इनसे पूछा जाए किस नदी के किनारे है, भाखड़ा बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है, ये सतलज नदी पर है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर है, ये आपका महानदी पर है। और आपसे पूछे टिहरी बांध किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, भागीरथी नदी पर है। नर्मदा पर जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों, तो आप बताएंगे सरदार सरोवर परियोजना जो है
सरदार सरोवर बांध ये परियोजना जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पॉलिटी को लेकर के कुछ प्रश्न आते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात की जाए संविधान, संविधान की बात करें कि दुनिया में सबसे पहले कहाँ संविधान बना हुआ था, दुनिया में संविधान बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि जो अमेरिका जो है दुनिया का पहला देश जिसने संविधान बनाया था। और भारत का संविधान दोस्तों कब बना था, भारत का याद रखिएगा, ये जो बनकर तैयार हुआ था, प्रस्तावना के अनुसार डेट बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। और भारत में संविधान के जो जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भीमराव जी को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और भारत का संविधान जो दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को दोस्तों बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको कम से कम जो चीजें पता होना चाहिए कि पूछे आपसे भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन था, और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये बातें आपको बताना है। तो आपसे पूछे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो हर कोई जानता होगा, मुझे लगता है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल सिंह थी। प्रतिभा देवी पाटिल जो है प्रथम राष्ट्रपति थी, ये 2007 में जो है बनी हुई थी। वर्तमान में बात करें तो महामहिम जो है द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो है यहाँ भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति। चलिए अगली बात करते हैं, आपसे पूछे प्रधानमंत्री को लेकर के, तो आपसे पूछे कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और पूछे आपसे प्रथम महिला पीएम कौन थी, और आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है। तीन बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। प्रथम पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे कि जो पीटी नेहरू जी थे, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये 3 बार तक रहे हैं। प्रथम महिला की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी जो हैं ये क्या थी, प्रथम महिला थी। और वर्तमान में तो सब कोई जानता होगा भाई। चलिए अगली बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट स्पीड करनी होगी वरना ये क्लास जो है 3 घंटे से ऊपर हो जाएगी। तो उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, प्रथम आपसे पूछा जाए, और आपसे पूछा जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान, ये बातें ध्यान रखनी है। तो प्रथम में क्या बताएंगे, जो राधा कृष्णन जी थे, राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी थे। और वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं, जगदीप धनखड़ साहब जो है वर्तमान में है। चलिए अगली बात करते हैं राज्यपाल। आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो दोस्तों कौन थी, सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनके जो जन्म दिवस को दोस्तों कौन सी डेट है भाई, 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्ष अध्यक्ष बनने वाली अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की लेकर के बात की जाए दोस्तों, सुचेता कृपलानी। और थोड़ा सा मैं बात करूं अगर इस वाले में, कहाँ की ये राज्यपाल बनी थी दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जो सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी ये क्या थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं किसी भी राज्य की बनने वाली। ये भी कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। संविधान सभा के सभी सदस्य भी रहे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, फातिमा बीबी जी हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा, सिर्फ न्यायाधीश कहा है। और आपसे पूछे कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश
तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश महिला बन चुके हैं, जिनका नाम था लीला सेठ, और फातिमा बीवी जो हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। अगली बात करते हैं हरित क्रांति के आपसे दोस्तों जनक पूछा जाए तो इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, और आपसे पूछे कि भारत में किसे कहते हैं। तो विश्व में किसे बताएंगे, विश्व में बता देना यहाँ पे कि नॉर्मन जो बोरलॉग साहब थे, नॉर्मन बोरलॉग साहब को क्या कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में किसे कहते हैं, भारत में आप बताएंगे कि जो एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे, एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे, इन्हें क्या कहते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों हरित क्रांति का संदर्भ ध्यान रखिए किससे लिया जाता है, खाद्य उत्पादन से लिया जाता है। जैसे चावल और जो गेहूं होता है उनमें जो संबंधित फसलों के उत्पादन है। श्वेत क्रांति की बात करें फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और दोस्तों इसके जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इनका संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से है। इन्हें किस नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है वर्गीस कुरियन जी को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट एक्चुअली में फ्रेंड्स से 1972 में क्या हुआ, पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कहां पर, स्वीडन की राजधानी जो शहर है जिसका नाम है स्टॉकहोम। तो कब हुआ था सम्मेलन, 1972 में हुआ था। तो 1972 में क्या हुआ, एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ जो कि दुनिया में पर्यावरण के लिए किया गया पहला सम्मेलन था। कहां पर हुआ था, स्वीडन देश में हुआ था। और इस समय पर जो भारत की प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, वो यहाँ पर शामिल होने गई थी। इंदिरा गांधी यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए गए, इंदिरा गांधी जी मोटिवेट हुई और 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट कानून लेकर के आई और भारत में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक में दो बातें आएंगी। एक आपसे पूछेंगे कि भारत में किसे कहते हैं, और एक आपसे पूछेंगे कि विश्व में जो है टाइगर प्रोजेक्ट का जनक किसे कहा जाता है। तो आपसे पूछें कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, गैनी मैनफोर्ड साहब जो हैं, गैनी मैनफोर्ड साहब को क्या कहा जाता है, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है। और भारत में पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, जो कैलाश सांखल्या हैं, कैलाश सांखल्या को क्या कहा जाता है, भारत में जो है टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है। चलिए प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दोस्तों प्रथम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा है, नीलगिरी टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, नीलगिरी टाइगर रिजर्व है। और यह जो है दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला विशेष तौर से जो राज्यों की बात करें वही 3 राज्य आता है इसमें। कौन कौन से, एक तो इसमें तमिलनाडु आ जाता है, इसमें कर्नाटक भी आ जाता है और इसमें केरला भी आ जाता है। 3 राज्य जाते हैं। इसे जो है 1986 में बनाया गया था। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स अगर प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये भी कौन हो जाएगा भाई, नीलगिरी ही हो जाएगा। और भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ध्यान रखिएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क कितने हैं दोस्तों, 104 है। मैं डाटा 2021 का बता रहा हूँ, 2021 के अनुसार है। वर्तमान में कोई ऐसा नई रिपोर्ट आ जाए तो फिर कह देंगे भाई झूठ बता रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य दोस्तों पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य एक किस में होगा भाई, जनसंख्या में होगा, और एक किस में होगा, एक जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य होगा। तो जनसंख्या में दोस्तों बात करेंगे तो कौन है, पहला नंबर जो है उत्तर प्रदेश का है और दूसरा नंबर किसका है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। और तीसरा नंबर किसका है, बिहार का जो है तीसरा नंबर है। क्षेत्रफल के मामले में पहला नंबर किसका है, राजस्थान का है, और दूसरा नंबर किसका है, मध्य प्रदेश का है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर के प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो कौन कौन से भाई महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए
आर्टिकल 1 पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक वो आर्टिकल 1 पता होना चाहिए। और 1 में बात करें तो क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी किसमें भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो एक में ही कहा गया है। एक्चुअली में ऐसा कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर अनुच्छेद 2 की बात करेंगे, नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में क्या उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 17 में जो आपको पता है कि भाई अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्या किया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। इसके बाद जो है आपको बताना है अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी हाँ 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया है? रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। फिर आपसे बात की जाए कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे कि पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है मूल रूप से? तो 40 में मिलता है। फिर आपसे है आपका अनुच्छेद 44, जिसमें क्या बात की गई है? कॉमन सिविल कोड की बात की गई है, अर्थात समान नागरिक संहिता की बात की गई है। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 52 में क्या बात की गई है, तो बात की गई है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें संसद के घटक की बताई गई है कि संसद में कौन कौन से व्यक्ति जो है संसद में शामिल होते हैं। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा सीएजी से संबंधित है। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? महा न्यायवादी से संबंधित है। फिर आपसे पूछे 124 किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान करता है। फिर आपसे पूछे अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो बताइएगा कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत है। फिर आपसे पूछे 324 किससे संबंधित, तो आप क्या बताएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका उल्लेख कहाँ पर है? 324 में। 315 आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि यूपीएससी का उल्लेख है कहाँ पर है? आपका 315 में। 123 आप जानते हैं कि इसमें अध्यादेश की बात की गई है, अध्यादेश की बात की गई है और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213 के अनुसार। 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा। फिर 3 आर्टिकल और दोस्तों आपको याद करने होते हैं। एक का नाम है 352, एक का नाम है 356, एक का नाम है 360। 352 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। तीनों के तीनों आर्टिकल किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की बात की गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता। अगर आपको समझने का वो है तो बहुत सी क्लासें मैंने समझाई हुई है, वहां देखिएगा। अनुसूचियों को लेकर के दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ जाता है। तो अनुसूचियों में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तीसरी अनुसूची ध्यान रखनी है। तीसरे के बाद आपको ध्यान रखनी है 7वीं अनुसूची। 7वीं के बाद आपको ध्यान रखना 8वीं अनुसूची। फिर ध्यान रखना है आपको 9वीं अनुसूची। फिर क्या है भाई, सभी ध्यान रखना। 10वीं को भी ध्यान दे लेना, 11वीं को, 12वीं को भी। ये क्या है आपकी अनुसूचियां, इतनी कम से कम आपको पता होनी चाहिए। तो अनुसूची 3 में दोस्तों क्या है, अगर आपसे पूछे शपथ संबंधी प्रावधान कहाँ किए गए हैं, अनुसूची 3 में किए गए हैं। आपसे पूछे कि राज्य तथा संघ का बंटवारा कहाँ किया गया है, बंटवारा कहाँ पर किया गया? भाई बंटवारा ऐसा किया गया है किसकी शक्ति किस मामले में मतलब शक्ति होगी, यानी कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि पुलिस पर किसका अधिकार होगा, आर्मी पर किसका अधिकार होगा, विदेश मामलों पर किसका अधिकार होगा, तो राज्य तथा संघ के मध्य में विषयों का बंटवारा किया गया है। आर्टिकल जो आपका ये मतलब अनुसूची 8 है, इसमें किससे संबंधित है? भाषा संबंधी प्रावधान है। मूल रूप से दोस्तों 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। भूमि सुधार या यूं कहें ऐसे प्रावधान है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। और ये आपकी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और ये आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, और ये भाई 1951 में। और 11वीं संविधान संशोधन जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी।
1992 में। ये भी आपकी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। ये जो किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की फटाफट बात करते हैं। कुछ दोस्तों आपसे आविष्कार के बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि महत्वपूर्ण आविष्कार कई बार पूछ लेते हैं, तो आप शायद पूछे कि टीके का आविष्कार किसने किया था। आता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैंने यहाँ पर रखे हुए। आपसे पूछे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपसे पूछे बल्ब का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछे टीवी का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछे रेडियो का आविष्कार किसने किया था। इतनी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। टीके का आविष्कार दोस्तों एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। टीबी का आविष्कार दोस्तों जेएल बेयर्ड द्वारा किया गया था, जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। कागज का आविष्कार जो है दोस्तों चीन में हुआ था। बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था, थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। टीवी का आविष्कार भाई 2 बार हो गया क्या? तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। टीवी का हो गया है, टीवी बोले तो टेलीविजन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था आपके मार्कोनी साहब ने। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत से हैं। इलेक्ट्रॉन को भी पूछ लेता है। न्यूट्रॉन का मुझे चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन का मुझे थॉमसन ने किया था। अब दोस्तों इतिहास संबंधी प्रश्न आए हुए हैं, तो इतिहास संबंधी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट बात करते हैं। मेरी काफी लंबी प्रश्नों की सूची है, आपको जो है करवा नहीं पाऊंगा। चलिए बात करते हैं। हथनौरा दोस्तों क्या है? यह एक क्या है? प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है। क्या है? यानी कि मैं सीधा कर देता हूँ, पाषाण कालीन स्थल है। पाषाण स्थल है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर जो दोस्तों मानव की खोपड़ी से खोजी गई थी। कहाँ पर खोजी गई थी? यहाँ पर दुनिया में सबसे पुरानी खोपड़ी जो भारत के अंदर खोजी गई थी, वो कहाँ पर खोजी गई थी? हथनौरा में खोजी गई थी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है भीमबेटका। दोस्तों यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर जो है भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये भी क्या है? आपका पाषाण काल संबंधी स्थल है। पाषाण स्थल है। 1900 जो है 2003 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में शामिल किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हड़प्पा की दोस्तों बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। 1921 में इसे खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। आपसे पूछे यहाँ पर साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, तो मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? एक मूर्ति प्राप्त हुई है वास्तव में उसे, जो कि कई लोग मात्र देवी कह देते हैं। यहाँ से जो है दोस्तों अन्नागार भी प्राप्त हुए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद को लेकर के। तो जो ऋग्वेद से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद को बताएंगे। फिर आपसे पूछे दोस्तों इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पुरोहित को, तो आप क्या बताएंगे कि जो होत्र होता था इस ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था। आपसे पूछा जाए एक प्रश्न और जो ऋग्वेद से पूछा जाता है, भाई इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? उपवेद को पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जो है इसका क्या है? उपवेद है। प्रजापति द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। प्रजापति द्वारा इसकी रचना की गई थी आयुर्वेद की। अगली बात करें दोस्तों, इसका जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में जो है दोस्तों वर्णों की, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों अलार कलाम ये कौन थे? गौतम, जो भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं उनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। चलिए आगे बात करते हैं आजीवक संप्रदाय, इसके दोस्तों संस्थापक आपसे पूछा। हेलो हेलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो
पहले क्लास हुई थी, उसका थोड़ा सा अगला पार्ट है जो डिस्टर्ब हो चुकी थी। चलिए देखते हैं। अलार कलाम के बारे में बात कर चुके थे और अलार कलाम जी कौन थे? तो जो गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो है मक्खली पुत्र गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है आपके पास में अलवार कौन थे और नैनार कौन थे? दोस्तों अलवार की बात करेंगे कि जो ये भक्तिकालीन दोनों ही संत थे, जो विष्णु भगवान के संत थे, जो विष्णु भगवान के संत थे उन्हें अलवार कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। नैनार जो है ये शैव संप्रदाय के जो संत थे उन्हें क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 63 थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है जस्ट मिनट रुकिएगा। चलिए जो अगला है आपके पास में प्रश्न वो है 10 राग युद्ध। तो आपसे पूछा जाए कि 10 राग युद्ध के बारे में दोस्तों कौन कौन सी जानकारी हमें याद रखनी है? तो पहली बात ध्यान रखना कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद में इसकी जानकारी देखने को मिलती है। दूसरी बात बताएं किनके मध्य में हुआ था? तो दोस्तों ये है राजा सुदास प्लस सुदास था 10 आर्य जनों के मध्य में हुआ था। मतलब 10 जो और दूसरे राजा हुआ करते थे 10 आर्य जन, इसमें 5 जो है अनार्य जन भी शामिल थे। आर्य और अनार्य, तो 5 आर्य और 5 अनार्य शामिल थे, इनके मध्य में हुआ था। और दोस्तों इसका परिणाम जो हुआ था, परिणाम क्या हुआ था? जो राजा सुदास है, राजा सुदास की क्या हुई थी? इसमें जीत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध के बारे में। दोस्तों यह हुआ था आपका 262 ईसा पूर्व में हुआ था और जो है इसे जो है अशोक ने लड़ा था। अशोक और कलिंग के मध्य में हुआ था। बात करें इसमें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यापक नरसंहार हुआ था। अशोक ने जो है इस युद्ध के बाद में क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। दोस्तों राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सुनिएगा ध्यानपूर्वक, जो है आपको चीज़ समझ में आएगी। जीवक की बात करें, जीवक कौन था दोस्तों? एक राजवैद्य था, प्राचीन काल का क्या था? राजवैद्य था। किसके दरबार में रहता था? जो बिंबिसार नाम का शासक था उसके दरबार में यह जो है राजवैद्य रहता था। इसने ही जो है अवंती में इसे भेजा गया था। अवंती में भेजा गया था किस राजा के यहाँ पर? चंड प्रद्योत के यहाँ पर भेजा गया था, चंड के यहाँ पर। और उसको क्या हुआ था? पीलिया नाम की जो है बीमारी हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नेपोलियन। तो नेपोलियन को लेकर के जो आपसे पूछा जाएगा, नेपोलियन दोस्तों कहाँ का था? नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम था। एक फ्रांस का क्या था? ये सेनापति था। फ्रांस का क्या था? ये सेनापति था। आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त को जो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछे ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे पूछे रावर का युद्ध है। तो रावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 712 में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर सेन के मध्य में हुआ था। दाहिर सेन के मध्य में हुआ था। इसमें दोस्तों जो जीत हुई थी किसकी हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम की हुई थी और ताहिर सेन दोस्तों इसमें मारा गया था। यह जो है दोस्तों भारत में किया गया प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण था जो कि किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था और इसका जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तराइन का युद्ध। तराइन के दोस्तों 2 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध कब हुआ था? तो आप बताना। 1191 में हुआ था
भाई क्या लिख रहा हूँ, 1191 में हुआ था, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। इसमें दोस्तों गौरी की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, और इसमें दोस्तों क्या हुई थी, गौरी की जीत हुई थी। इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये तराइन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था दोस्तों, ये आपका अकबर की सेना वर्सेस जो है महाराणा प्रताप जी के मध्य में हुआ था। महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था दोस्तों। इसका परिणाम जो है अनिर्णायक रहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तालीकोटा का युद्ध ये दोस्तों 1565 में हुआ था। और ये किसके किसके मध्य में हुआ था, यह जो है आपका विजयनगर विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के मध्य में हुआ था। किसके मध्य में, बहमनी साम्राज्य के मध्य में हुआ था। इस समय विजयनगर का जो शासक था दोस्तों वो कौन था, तिरुमल था। और इसका जो सेनापति था जिसका नाम था राम राय। यहाँ पर जो युद्ध में राम राय मारा गया था, और इसमें बहमनी की दोस्तों क्या हुई थी, जीत हुई थी। क्या हुई थी, जो सभी राज्यों ने मिलकर के आक्रमण किया था। 4 राज्य इसमें शामिल थे, वही बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और अहमदनगर और एक राज्य और शामिल थे, इसमें बरार शामिल नहीं था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को लेकर। दोस्तों राजा राम मोहन राय की बात करें, ये कौन थे, एक महान क्या थे, समाज सुधारक थे। भारत में अगर पूछे समाज सुधारक का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं। इनके द्वारा एक संगठन स्थापित किया गया था दोस्तों, वो 1828 में। उस संगठन का नाम क्या था, ब्रह्म समाज नाम था। क्या नाम था, ब्रह्म समाज नाम था। और अगर बात करें कि इन्हें जो है ये राजा की उपाधि किसने दी हुई थी, तो राजा की उपाधि दोस्तों एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर द्वितीय नाम था। इसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन भेजा था और राजा की उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती, ये भी दोस्तों क्या थे, एक महान समाज सुधारक हुए हैं। आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आपसे पूछे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, दयानंद सरस्वती थे। और आपसे पूछे कि एक इनके द्वारा जो नारा दिया गया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे, दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 की क्रांति में दोस्तों, तो आपसे पूछे इसका संकेत एक पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसका संकेत क्या था, तो कमल और रोटी दोस्तों इसमें जो है भारतीयों द्वारा संकेत रखा गया था। इसका दोस्तों जो भारत की तरफ से बादशाह कौन था, तो आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को जो है इसका बादशाह बनाया गया था। फिर आपसे पूछा जाए कि इस टाइम पर जो है गवर्नर कौन था भारत का, तो दोस्तों जो है कैनिंग कौन था, इस टाइम पर गवर्नर था। अगली बात करें, इस टाइम पर जो है ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो आपका पीएम जो था पामरस्टन साहब जो यहाँ के क्या थे, पीएम थे। अगली बात करें तो क्रांतिकारी दोस्तों बहुत से हुए हैं। आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ऐसे बहुत से लोग थे। तो इस प्रकार से आपको 1857 की क्रांति में, अब जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। आपसे पूछे किसने से राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, किसने से राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो जो वीडी सावरकर साहब थे, वीडी सावरकर ने क्या कहा था, इसे राष्ट्रीय विद्रोह और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये स्थापना जो हुई थी इसकी 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टोबियम ह्यूम इनका क्या है, पूरा नाम है। इस समय पर पूछे कि भारत का गवर्नर कौन था, तो डफरिन बाबा कौन था, इस टाइम पर गवर्नर था। आपसे पूछे कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, भाई प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, प्रथम अधिवेशन दोस्तों ये 1886 में आपका कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर आपसे पूछे दोस्तों
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज तो दोस्तों जॉर्ज यूल जो थे, क्या नाम था भाई? जॉर्ज यूल क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला पूछी जाए आपसे तो क्या थी भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट साहब जो है प्रथम महिला थी। और पूछे प्रथम भारतीय महिला, आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो भी बात कर चुके हैं इनकी कि सरोजनी नायडू साहब जो थी, सरोजनी नायडू जी थे प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगली बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी थे, गरम दल के नेता थे। आपसे पूछे गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? दूसरी बात आपसे पूछे इनका जो नारा है इंपॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है भाई? स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था, इनकी जो है 1920 में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने ही केसरी, केसरी और मराठा नाम के दो पत्रों का संपादन किया था। ये क्या थे? इनके समाचार पत्र थे केसरी और मराठा। इन्होंने ही गणेश, गणेश तथा शिवाजी उत्सव मनाए थे। क्या मनाए थे? गणेश तथा शिवाजी उत्सव मनाए थे। और इन्हें जो है दोस्तों 1908 में क्या हो गई थी? इसी कारण अशांति फैलाने के लिए जेल हो गई थी। 1915 में बाहर निकले थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काकोरी कांड था, लाहौर कांड। काकोरी कांड दोस्तों, काकोरी कांड जो है आपका ये कब हुआ था भाई? 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र जो है दोस्तों ये कब की घटना है? 1929 की घटना है। काकोरी कांड में जो दोस्तों ये आज़ाद साहब थे भाई, इसमें जो है क्या हुआ था? ट्रेन को लूटा गया था। और ट्रेन को लूटने में जो है कौन कौन? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़ी, राजेंद्र लाहाड़ी और एक व्यक्ति है भाई जिनका नाम है रोशन सिंह, रोशन सिंह। ये जो है इतने लोग थे। फ्रेंड्स इसमें क्या किया जाता है? 9 अगस्त 1925 को जो है गोरखपुर के पास में ट्रेन को लूट लिया जाता है, उससे धन उकल दिया जाता है। परंतु इसमें जो इतने लोग हैं, ये 4 लोग कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह। इनको जो है इसमें दोस्तों फांसी हो जाती है। क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है। आज़ाद साहब बच जाते हैं। और आज़ाद साहब के साथ साथ में जो कौन है? भगत सिंह पंजाब में सक्रिय थे। इन्होंने मिलकर के 1928 में एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऐसा जो है पहले हालांकि संगठन था, इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पहले था। अब जो है भगत सिंह के साथ मिलकर ये संगठन बनाया गया। और इस संगठन में जो तो कौन कौन से थे भाई? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग थे। और इन्होंने जो है दोस्तों लाहौर कांड को अंजाम दिया। एक्चुअली में यहाँ पर स्कॉट की हत्या की गई थी। और इस कांड के बदले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या दी गई थी फ्रेंड्स? फांसी दी गई थी। इनको जो है फांसी हुई थी। हालांकि चलिए खैर आपसे ये डेट पूछी जाएगी काकोरी कांड कब हुआ था, और ये इनकी फांसी के बारे में जो है दोस्तों बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसने कहा था राष्ट्रपिता? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके द्वारा कहा गया था। फिर आपसे पूछे कि इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, जो है इनकी क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक है इनकी। एक इनकी दोस्तों आत्मकथा है, जो इनकी आत्मकथा है, इनकी पुस्तक ही है, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। तो ये जो क्या है इनकी क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। अगली बार पूछे तो दोस्तों इन्होंने जो है कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। उसकी अध्यक्षता की हुई थी। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, इनसे संबंधित जो पूछा जाता है वो आपसे पूछता है कि हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिजन संघ की स्थापना इन्होंने की थी। और जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था इन्हीं का जो 1932 में हुआ था, अम्बेडकर साहब के अंत में। दोस्तों बहुत सी बातें इनके बारे में। प्रथम सत्याग्रह भारत में पूछा जाएगी, प्रथम इनका सत्याग्रह कौन था भारत में?
तो वो आपका 1917 में किया गया था। हालांकि प्रथम सत्याग्रह इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का दक्षिण अफ्रीका में किया था, रंगभेद के खिलाफ में। आप अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इनके द्वारा 1917 में प्रथम सत्याग्रह किया गया बिहार में, लेकिन ये स्थानीय सत्याग्रह था। पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह इन्होंने 1920 में किया, जब इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। भारत में इनके द्वारा 3 स्थानीय सत्याग्रह किए गए। कौन कौन से? एक चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह किया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन किया, 1920 में असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह किया, 1939-40 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। करो या हरो का नारा इनके द्वारा जो है दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपसे पूछे कि 1939-38 की भाई जो हरिपुरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इनके द्वारा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ। कब हुआ त्रिपुरी अधिवेशन? जिसमें जो है ये जीत गए। बाद में है क्या दोस्तों, तनाव के कारण जो है इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1939 को इन्होंने जो है एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद यह 1942 में भारत से भाग जाते हैं, और भागने के बाद दोस्तों ये है कहाँ पहुँचते हैं? जापान जर्मनी होते हुए विदेशों में खूब घूमते हैं। और यह सिंगापुर में जो है, सिंगापुर में कब? 1943 में जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज थी, उसे क्या बनते हैं? कैप्टन बनते हैं। और क्या नाम था पुस्तक? इंडियाज स्ट्रगल इनकी क्या है पुस्तक का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों पूछे तो इन्हें क्या कहते हैं? संविधान का दोस्तों जनक कहा जाता है। आपसे पूछे और यहाँ से जो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और महान समाज सुधारक थे। और फ्रेंड्स बात करें इनके बारे में, इन्होंने एक पत्रिका जो निकाली थी, बहिष्कृत भारत जो है इनकी पत्रिका थी। इन्होंने जो है 1927 में दोस्तों महाड़ सत्याग्रह किया था, जो कि अछूतों को सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने से संबंधित था। फिर हम बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया था। क्या रहने दीजिए। इनकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा जो है इनकी पुस्तक आत्मकथा का नाम है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे पूछे देखो, तो सबसे बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे, क्या पूछे आपका? बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछे आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर पूछे आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर पूछे आपका भारत का प्रथम वाइसराय। और फिर पूछे आपसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए फटाफट लिख देता हूँ। बंगाल का प्रथम गवर्नर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? क्लाइव साहब हो जाएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन था भाई? 1828 में जो था वही बन गया था बाद में, विलियम बेंटिक थे, वो क्या थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वाइसराय जो कौन था भाई? कैनिंग जो है भारत का प्रथम वाइसराय था। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? राजगोपालाचारी थे। कौन थे? राजगोपालाचारी साहब थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि आरबीआई बैंक है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो
1 अप्रैल 1934 के इसके लिए क्या लाया गया था भाई? अधिनियम लाया गया था। अधिनियम लाया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करेंगे कि वर्तमान में इसका मुख्यालय, तो जो शुरुआत में मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ पर था? कलकत्ता में था। कलकत्ता में था, बाद में कहाँ बनाया गया और वर्तमान में भी कहाँ पर है ये? मुंबई में ही है। आपसे पूछिए इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपके बताएंगे ऑसबोर्न। ऑसबोर्न स्मिथ साहब जो थे इसके प्रथम गवर्नर थे। फिर आपसे पूछे प्रथम भारतीय कौन थे गवर्नर जनरल? तो आपके बताएंगे सीटी जो देशमुख साहब थे वो कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों भारत का ये क्या है? केंद्रीय बैंक है, सभी प्रकार के सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। चाहे मुद्रा का परिवर्तन करना हो, चाहे डॉलर से बदलना हो, चाहे सभी बैंकों पर कंट्रोल करना हो, तो इसे बैंकों का बैंक विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं सेबी की। तो 1988 में इसकी क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। और इसके लिए जो कानून लाया गया था यानी कि अधिनियम लाया गया था वो कब का है? 1992 का अधिनियम है। और ये क्या करती है दोस्तों? जो भारत में शेयर बाजार है, शेयर बाजार का नियंत्रण करती है। क्या करती है? शेयर बाजार का नियंत्रण करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों ये आपका 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया हुआ था। और बात करें इसे क्या कहते हैं? भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसके जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो भाई वर्तमान में, चाहे मुझे भूल गया हो, आप देख लीजिएगा भाई, सुब्रमण्यम साहब जो है, शायद भर सुब्रमण्यम, यदि बदल नहीं गए होंगे, सुब्रमण्यम साहब इससे क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ आप देखिएगा थोड़ा सा, सुब्रमण्यम में लिख दिया है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद भर यही है सुब्रमण्यम, नीति आयोग। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख दोस्तों फसलों की बात करें तो आपसे पूछे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो गलत मत करिएगा दोस्तों, चावल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल। जबकि उत्तर ये पहले नंबर में आती है, दूसरे नंबर पर आती है गेहूं। उत्तर भारत में प्रमुख कौन सी है? आपकी गेहूं है, लेकिन पूरे भारत में क्या हो जाएगी? चावल हो जाएगी। तो आपसे पूछे गेहूं के उत्पादन में कुछ नाम याद कर लीजिए। गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में भाई कौन है? कपास के उत्पादन में कौन है? सूती वस्त्र उत्पादन में कौन है? मूंगफली उत्पादन में कौन है? मूंगफली उत्पादन में कौन है? फिर आपसे पूछे सोयाबीन उत्पादन में कौन है? फिर आपसे पूछे गन्ना उत्पादन में कौन है? तो ऐसे ही आपको कुछ चीजें जो है पता होना चाहिए। दलहन उत्पादन में कौन है? दलहन उत्पादन में कौन है? तो ये आपको नाम इतने ध्यान रखने के, इनको उत्तर मैं ले देता हूँ। गेहूं उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चावल में क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कपास में जो है आपका गुजरात हो जाएगा। हालांकि कपास में जो दोस्तों डाटा बदलता रहता है, अभी तो गुजरात है, अब महाराष्ट्र भी जो है कभी कभी हो जाता है। सूती वस्त्र में जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। मूंगफली में भी आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और सोयाबीन में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। गन्ना में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दलहन में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और जो सरसों है, सरसों में क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग दोस्तों 4 जो हैं भारत में आज़ादी के बाद में जो है 4 इस्पात उद्योग बनाए गए थे और जो विभिन्न देशों के सहयोग से यह स्थापित करवाए गए थे। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक है आपका जिसका नाम है राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र। दूसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। और तीसरा है आपका भाई, तीसरा है जो बोकारो में है, बोकारो, ओ क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोकारो। और चौथा है आपका भिलाई। ये राउरकेला कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। दुर्गापुर कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बोकारो कहाँ पर पड़ता है? ये आपका झारखंड में पड़ता है। भिलाई कहाँ पर पड़ता है? ये
जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर पूछे किस किस के सहयोग से बनाए गए थे, तो राउरकेला जो है आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो है आपका ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो जो है दोस्तों ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भिलाई भी आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछे कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है भारत में, तो आप क्या बताएंगे? मुंबई को जो है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को ही आर्थिक राजधानी कहते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद। और पूछे आपके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। और मैनचेस्टर शहर जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? स्वीडन में स्थित है दोस्तों। ये ब्रिटेन के आसपास मतलब यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्या है? शहर है जो सूती वस्त्र के संदर्भ में जाना जाता है, उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नाबार्ड। तो नाबार्ड एक प्रकार क्या है दोस्तों? ये कृषि बैंक है। किससे संबंधित बैंक है? कृषि से संबंधित बैंक है। और जो किसानों के विकास के लिए कार्य करता है। इसका पूरा नाम है नेशनल, भाई नाबार्ड की बात करेंगे। नाबार्ड तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे, तो कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और एक कृषि के लिए कार्यकर्ता मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगली बात करते हैं मुद्रा योजना दोस्तों। यह है 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के समय पर लाई गई योजना थी। इसमें जो है 3 प्रकार के दोस्तों लोन दिए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक जो है शिशु लोन इसमें दिया जाता है, शिशु लोन। एक जो है आपका युवा लोन, और एक दिया जाता है मतलब तरुण लोन। मतलब कि ये पैसा के आधार पर है। अगर 50,000 से कम का चाहिए, 50,000 से कम का चाहिए तो ये हो जाएगा 50,000 से ये दोस्तों 5 लाख तक का है। कब का है? 5 लाख का। 5 लाख से 50 लाख तक का जो सबसे बड़ा लोन होता है। 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं आपको छोटा छोटा धंधा खोलने के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड से पर्यावरण से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलिए काफी लंबी क्लास हुई है दोस्तों। आपको इस प्रकार से जो है इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ने को मिल रही हैं। शायद ही ऐसा आपको मिलेगा कहीं, फिर भी हम देखते हैं। मेरा मतलब है कहने का कि हमारी मेहनत को सोचिएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1972 का। पर्यावरण संबंधी जीके है। 1972 में किस देश में हुआ था दोस्तों? ये आपका स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। इसलिए ये पहला पर्यावरणीय सम्मेलन था। क्या था? प्रथम पर्यावरण सम्मेलन था। अभी तक जो है पर्यावरण के संदर्भ में कोई सम्मेलन नहीं हुआ था, इसलिए जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। अगली बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका 1987 में हुआ था। खासतौर से कब? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और मॉन्ट्रियल शहर ये आपका कहाँ पर पड़ता है? कनाडा देश में पड़ता है। किस लिए किया गया था दोस्तों? जो ओजोन परत है इसको नुकसान ना हो, इसके जो संबंधित प्रदूषक हैं उनको नाश करने के लिए सम्मेलन किया गया था, उन पर रोक लगाने के लिए किया गया था। 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। चलिए अगली बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों ये कब हुआ था आपका? 1997 में हुआ था। और ये क्योटो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका जापान में स्थित है। किससे संबंधित था? ये आपका जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने के लिए संबंधित था। चलिए अगली बात करते हैं ओजोन परत। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है किस मंडल में पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। इसकी दोस्तों इकाई को लेकर कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इसकी इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ओजोन परत की जो इकाई है उसका नाम है डॉप्सन। और जो ओजोन परत को दोस्तों पूछता है कि इसे नष्ट कौन करता है, मतलब नष्ट करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है, वो है आपका दोस्तों CFC। इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जल प्रदूषण से होने वाले रोग। दोस्तों ये प्रश्न भी आता है, आपसे पूछता है कि जल में अगर पारा है तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है। अगर फ्लूराइड है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है?
अगर जल में क्या है भाई नाइट्रेट है तो उसके कौन सा कारण दोस्तों पारा की रिक्तता के कारण जो है मिनी माता नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मिनी माता रोग। फ्लोराइड है तो इससे आपका जो हो जाता है नॉकनी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। नॉकनी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से दोस्तों बिलू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? बिलू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। अम्ल वर्षा की दोस्तों बात करें तो अम्ल वर्षा दोस्तों दो वो होते हैं, एक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और एक है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है। दोस्तों ये दोनों को जब ये पानी से क्रिया कर लेते हैं, जब ये पानी से दोनों क्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? SO2 जो है वो बन जाता है H2SO4 और NO2 जो है ये बन जाता है HNO3। ये दोस्तों बन जाता है आपका जाकर के नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है और ये आपका किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। दोस्तों ये जो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड घूम रही थी वो क्या बन चुकी हैं? अम्ल बन चुकी हैं। कब अम्ल बन जाती हैं? जब दोस्तों वर्षा होती है, वायुमंडल में धुआं के रूप में मौजूद रहती हैं। जब वर्षा होती है तो पानी से क्रिया करके क्या बन जाते हैं? अम्ल बन जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहा जाता है। आपसे प्रश्न आएगा किन के कारण होती है तो आप क्या बताएंगे? SO2 और NO2 कारण। आपसे एक प्रश्न आता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग तो किसे कहा जाता है? अम्ल वर्षा, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। जब ये इमारतों पर पड़ता है तो इमारतें नष्ट हो जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जैव विविधता के मापन की विधियों को लेकर के प्रश्न आता है। 3 विधियां होती हैं इसकी। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है दोस्तों अल्फा विधि, एक होती है बीटा विधि, एक होती है गामा विधि। भाई गामा कैसा बनता है? इस प्रकार का बनता है कि अल्फा बीटा गामा होती है। अगर जैव विविधता का मापन दोस्तों स्थानीय स्तर पर करना है, कहाँ पर करना है? बहुत छोटे क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर, तो कौन सी विधि होती है? अल्फा विधि। अगर आपको प्रादेशिक स्तर पर करना है, किस स्तर पर? प्रादेशिक स्तर पर करना है तो कौन सी विधि होती है? आपकी गामा विधि होती है। अगर आपका जैव विविधता का मापन किसके स्तर पर करना है? महाद्वीपीय स्तर पर करना है तो आपकी विधि कौन सी हो जाएगी? गामा विधि हो जाएगी। तो आप ये प्रश्न 100% आता है, याद रखिएगा। हॉट स्पॉट की संख्या की बात करें दोस्तों तो हॉट स्पॉट क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। किससे संबंधित होते हैं ये? जैव विविधता से संबंधित क्षेत्र होते हैं। यह शब्द किसने दिया था दोस्तों? जो हॉट स्पॉट शब्द कभी प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मन मायर्स द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। आपसे पूछे कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं तो आप क्या बताएंगे कि विश्व में जो है दोस्तों 36 हॉट स्पॉट हैं। आपसे पूछे भारत में कौन कौन से हैं तो आप क्या बताएंगे? 4 हैं। दोस्तों भारत में कौन कौन से 4 हॉट स्पॉट हैं? तो जैसे मैं बताऊं, एक जो है आपका एक हॉट स्पॉट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक मिल जाएगा आपका पश्चिमी घाट मिल जाएगा, एक मिल जाएगा इंडो बर्मा वाला मिल जाएगा, इंडो बर्मा यहाँ पर एक मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा एक। इस प्रकार से मतलब कुछ हिस्सा अंडमान निकोबार का आता है, कुछ इंडोनेशिया का आता है। तो ये 4 हिस्से हैं यहाँ पे, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी हिमालय, एक पूर्वी भारत और बर्मा का क्षेत्र यानी म्यांमार का क्षेत्र, और यहाँ अंडमान निकोबार और कुछ ये वाला क्षेत्र शामिल थे। 4 हैं आपके। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों राइजोबियम। तो आपसे पूछिए वो कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। दोस्तों यह जो है आपका दाल कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दाल कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कुछ है पर्यावरण संबंधी आपको अगर दिवस ध्यान रखना हो तो एक 5 जून का ध्यान रखना, एक ध्यान रखना यहाँ पे 22 मार्च को ध्यान रखना, एक ध्यान रखना आप 22 मई को ध्यान रखना, एक आप 23 अप्रैल को ध्यान रखना, एक आप 16 सितंबर को ध्यान रखना, एक आप 29 जुलाई को ध्यान रखना। तो ये कितने ध्यान रखना? 5 जून को दोस्तों मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को है दोस्तों विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मई को जो है ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। 23 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को दोस्तों
ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो है टाइगर डे मनाया जाता है, बाघ दिवस, राष्ट्रीय स्तर का बाघ दिवस। रेड डाटा बुक, फ्रेंड्स रेड डाटा बुक की बात करें तो ये एक संस्था है जिसका नाम है IUCN के द्वारा जारी की जाती है, और किसके लिए होती है, जो संकटग्रस्त प्राणी, पौधे इत्यादि होते हैं उनके लिए जारी की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, UNO, दोस्तों UNO की स्थापना जो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1948 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कहाँ पर, मतलब ये विश्व स्तर पर हुई थी दोस्तों। इसमें भी पूरे विश्व की सरकार के रूप में इसे मान सकते हैं। इसकी जो एक दोस्तों संसद होती है उसे क्या कहते हैं, महासभा जो है UN की क्या होती है, संसद होती है। और यहाँ की जो प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला कौन है, वो कौन थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, और ये भारत की थी, नेहरू जी की बहन थी। अगली बात करते हैं संसद। दोस्तों कुछ प्रश्न आते हैं कि विश्व की संसद के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी संसद का नाम कौन सी देश का है। तो आपको जैसे कुछ देशों के नाम याद रखना है। एक जापान की संसद पूछ ले, एक आपसे पूछ ले कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो और एक आपसे पूछ ले कि जो अमेरिका का उच्च सदन है, उच्च सदन कहाँ का, USA का, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सीनेट कहते हैं। रूस की संसद को जो क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। इस प्रकार से आपको मसौद की बात करें फ्रेंड्स, तो मसौद जो है ये आपकी इजराइल की क्या है, एक मतलब खुफिया एजेंसी है। क्या है, खुफिया एजेंसी है। कहाँ की है ये, इजराइल देश की है खुफिया एजेंसी। जैसे वर्तमान भारत में कौन है भाई, CBI वगैरह होती है ना, इजराइल, तो ऐसे वहाँ की है ये, इजराइल की खुफिया एजेंसी। अगली बात करें उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अगली बात करें दोस्तों झीलों का देश किसे कहते हैं, तो आप क्या बता देना भाई, फिनलैंड जो है इसे झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड या थाईलैंड, ऐसा चेक करिएगा भाई ऊपर। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक के बारे में। जैसे कुछ कभी कभी GK के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे करंट अफेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय कौन है जिसने पदक जीता हो, प्रथम भारतीय, तो वो कौन है दोस्तों, KD जाधव हैं। ये पहलवानी में भाई साहब ने जो है 1952 में पदक जीत लिया था। फिर पूछे ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो महिला में आप क्या बताएंगे दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी बताएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारोत्तोलन से संबंधित है। आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय वह कौन है जिसने क्या जीता हो, अकेले गोल्ड जीता हो, मतलब व्यक्तिगत स्पर्धा में, तो वो कौन से हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। पहले नंबर की यही है, हालांकि बाद में जो है नीरज चोपड़ा जिसने जीते थे। चलिए अगली बात करते हैं, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था दोस्तों, खेल के क्षेत्र में ये क्या सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल का, भारत में बात कर रहा हूँ भाई, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और प्रथम बार किसे दिया गया था दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1994 या 85 में, चरण में काट देता हूँ, क्लियर नहीं। प्रथम किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, विश्वनाथ आनंद साहब को यह दिया गया था, आनंद। तो इस प्रकार से प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल विजेता जो थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। और इन्हें कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और ये पुरस्कार दोस्तों उनकी शांति के क्षेत्र में नहीं भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी रचना जो है दोस्तों गीतांजलि जो है इनकी रचना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे, पूरे GK GS के लगभग मैंने कितने की क्लास भाई 2 घंटा की ज़्यादा से ज़्यादा हुई होगी, हमने क्या किया, ये कवर किया। आपको अगर दोस्तों पसंद आई है क्लास, अच्छा लगा है, आपका रिवीजन हुआ है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चार्ज नहीं लगता है फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करने में हमारी मेहनत के लिए। और जो कमेंट बॉक्स में एक लाइन ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। धन्यवाद।